ओके, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपकी मसल्स के ऑब्वियसली मस्कुलर सिस्टम हमने पार्ट 1 किया है। ये जो मस्कुलर सिस्टम है आपका कम से कम 6 से 7 लेक्चर्स लेगा, क्योंकि इसमें आपको टिपिकल मसल्स, इंटायर बॉडी की मसल्स के बारे में बताना है और उनका ओरिजिन, इंसर्जन, कैसे काम करती है, फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें बतानी है। एक ट्रिविया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अगर आपसे जनरली पूछ सकता है ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी में प्राइमरली 640 के करीब मसल्स होती हैं। इट कैन वेरी 650 तक भी हो सकता है, बट बिटवीन 640 टू 650। और आपके सीपीटी कोर्स में आप अराउंड 75 टू 80 मसल्स को पढ़ेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू, वंस यू आर डन विद योर मस्कुलर सिस्टम, यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द मसल्स। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, तो आज हम हाँ, कल के जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था मस्कुलर सिस्टम पार्ट 1 में, मैंने आपको एक चीज़ बताना थोड़ा सा भूल गया था। उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेसिप्रोकल इनहिबिशन किसको बोलते हैं हम? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, मसल्स वर्क एज ए थ्रेड, मसल्स वर्क एज ए रबर बैंड। ठीक है, तो उसमें वो क्या कर सकती हैं, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, फोर्स को रेजिस्ट कर सकती हैं, किसी भी चीज़ को। ठीक है, बेसिकली जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी मसल्स की, दे एक्ट एज ए रबर बैंड। तो उसमें एक और चीज़ है जो शायद मैं आपको बताना भूल गया था। मसल्स क्या कर सकती हैं, जैसे मैंने एक्सटेंसिबिलिटी भी आपको बताया था, एक्सटेंड भी कर सकती हैं। ठीक है, अगर एक रस्सी को आपने छोटा किया तो वो जो उसकी नॉर्मल छोटा होने के बाद वो नॉर्मल लेंथ पे भी जा सकती है। ठीक है, तो इसी को हम एक्सटेंशन भी बोलते हैं। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। अब रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है? ऑटोजेनिक इनहिबिशन भी एक चीज होती है जो मैंने आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है, मैंने आपको दो टर्म बताई थी, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अब एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट इज द प्राइमरी मूवर। प्राइमरी मूवर मतलब क्या है? इफ यू आर फ्लेक्सिंग योर एल्बो, तो आपका एल्बो फ्लेक्सर बाइसेप ब्रेकिया है, दिस इज एगोनिस्ट। और इसके जो ऑपोजिट मसल होगी जैसे एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट मतलब मूवीज में जो विलन होता है, एगोनिस्ट मतलब हीरो, एंटागोनिस्ट मतलब जो हीरो है उसका ऑपोजिट। लेकिन इसमें एक और चीज है जो शायद लास्ट वाले लेक्चर में मुझे बतानी चाहिए थी, बट आई वाज टेलिंग यू लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये चीज़ आपने मिस कर दी है, तो आई एम रिपीटिंग इट टू यू। तो अभी समझना है, तो एगोनिस्ट आपको समझ आ गया, आपकी बाइसेप्स एल्बो फ्लेक्सस में एगोनिस्ट आपकी बाइसेप्स ब्रेकिया है और एंटागोनिस्ट ट्राइसेप्स है। अगर आप ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, ट्राइसेप्स का मतलब इफ यू आर एक्सटेंडिंग योर एल्बो, तो उसके अंदर आपकी एगोनिस्ट होगी ट्राइसेप्स ब्रेकिया है, एंटागोनिस्ट होगी बाइसेप्स ब्रेकिया है। तो जिस पर्टिकुलर मसल्स को आप टारगेट कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर मसल पे आप के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो हमेशा आपकी एगोनिस्ट होगी और उसके जो ऑपोजिट मसल होगी वो एंटागोनिस्ट होगी। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है? व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर एगोनिस्ट मसल, तो आपका ब्रेन इनहिबिट कर देता है उसकी एंटागोनिस्ट को। मतलब इमेजिन, अगर मैं बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहा हूं तो ये मेरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है तो मेरी इसकी जो ऑपोजिट मसल है उसको रिलैक्स होना पड़ेगा। इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, क्योंकि मसल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं या फोर्स को रेजिस्ट कर सकती हैं, रिलैक्स हो सकती हैं, इसके अलावा दुनिया का कोई काम नहीं कर सकती हो। ठीक है, क्योंकि मसल्स आर लिटरली स्टूपिड। मसल्स इंजन की तरह, दे डोंट हैव अ ब्रेन। हमारा जो ब्रेन, सीएनएस और हमारी स्पाइनल कोड है, सारे डिसीजन वही लेते हैं। मसल्स कभी भी डिसीजन देखा जाए तो देयर इज नो सच थिंग एज अ मसल मेमोरी एज वेल। अब मसल मेमोरी के ऊपर बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कहते हैं मसल मेमोरी होती है, कुछ लोग कहते हैं मसल मेमोरी नहीं होती, बट मसल्स में अपना कोई ब्रेन नहीं होता, दे आर स्टूपिड। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं, आपका रेसिप्रोकल इनहिबिशन में क्या होता है? जब भी कोई प्राइमरी मूवर काम करता है, उसकी जो ऑपोजिट मसल होती है उसको ब्रेन आपका इनहिबिट कर देता है, उसको रिलैक्स कर देता है। जब मैं आपको अपर एंड लोअर क्रॉस सिंड्रोम बताऊंगा, टेक्सटिंग नेक भी जिसको बोलते हैं, लाइक दिस, तो उसके अंदर आपकी यही रेसिप्रोकल इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। वो आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। इज गोना टेक एटलीस्ट आपका 30 मिनट का लेक्चर होगा जब मैं कंटिन्यूअसली बोलता रहूंगा। ठीक है, तो आज हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात है। ये तीन तरीके की आपकी होती हैं। वन इज आइसोटोनिक, दूसरा आपका आइसोमेट्रिक और तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक। अब ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? मसल्स तो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकती हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन मसल्स बेसिकली इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर ये तीन टर्म बनी हुई है आपकी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली चीज आती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक फर्दर डिवाइड हो जाती है दो तरीके की कॉन्ट्रैक्शन में। एक हो जाता है कॉन्सेंट्रिक, एक हो जाता है इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक, ये दोनों आइसोटोनिक दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक में। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक किसको बोलते हैं? जब आप फील करते हो कि आपकी मसल काम कर रही है, आप वजन उठा रहे हो, आप नहीं उठा रहे। बाइसेप्स के दीवाने लोग कैसे करते हैं? जब बाइसेप्स की करते हैं, नहीं उठ पा रही हो, बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं। इसके ऊपर कॉन्सेप्ट होता है, स्टिकिंग पॉइंट होता है, जो मैं बताऊंगा आपको बायोमैकेनिकल लेक्चर में। लेकिन जब मसल की लेंथ आपकी छोटी होती है
और सिंपल से तरीके से मैंने फ्लेक्शन आपको बताया था, जब एंगल कम होता है, जैसे ही आपकी जॉइंट का एंगल कम होगा, मसल की लेंथ छोटी होगी, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है, इसेंट्रिक, जब अंडर स्ट्रेस आपकी मसल एक्सटेंड होती है, ठीक है। मतलब अगर आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, दिस इज कॉन्सेंट्रिक, और ये जब नीचे जा रही है, जब हाथ में वेट है, आप उस मोशन को रेजिस्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल कंट्रोल्ड मूवमेंट में नीचे ले जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिक, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक जब मसल छोटी होती है, इसेंट्रिक जब मसल की लेंथ बढ़ती है अंडर स्ट्रेस, जब मसल फोर्स को रेजिस्ट करती है, ठीक है। दूसरी है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक में क्या हुआ, कॉन्सेंट्रिक में मसल की लेंथ छोटी हो गई, इसेंट्रिक में मसल की लेंथ लंबी हो गई, ठीक है। आइसोमेट्रिक में क्या होता है, मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, मतलब मसल फोर्स लगाती है पर उसकी लेंथ चेंज नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, स्कूल में आपको हाथ ऊपर करके खड़े करवाते थे क्लास वाले, आई मीन आपकी टीचर, तो कैसे करते थे, इस तरीके से करते थे। अब उसमें क्या होता है, आपको शुरुआत के 2-3 मिनट तो कोई मजा फील नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता था आपको पेन होना शुरू हो जाता था। अब वो पेन क्यों होता था, लैक्टिक एसिड बिल्डअप भी होता था, मसल फटीग होती थी। इसी तरीके से आपको बहुत सारे मोटिवेशन कोड चलते हैं कि हाथ में एक ग्लास को पकड़ो, शुरुआत में आपको फील नहीं होता, लेकिन ग्लास का जो वेट है, उसका पानी का वेट है, आपको 5, 10, 15 मिनट बाद बहुत हैवी लगने लगता है। क्यों, क्योंकि मसल फटीग आती है। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, ग्रेविटी तो आपको नीचे खींच रही है, अब ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो फोर्स को रेजिस्ट कर रही है आपकी मसल। इसका एक और एग्जांपल आप समझ लो, आप दीवार, एक वॉल है, वॉल पे आप फोर्स लगा रहे हो, अभी अब देखो ना वो वॉल शिफ्ट हो रही, ठीक है, ना आपकी मसल की लेंथ चेंज हो रही, लेकिन फिर भी आप फोर्स लगा रहे हो। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपकी मसल फोर्स लगाती है, बट ना तो वो ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस जो भी आपका वेट होता है वो मूव करता, ना आपकी मसल की लेंथ मूव करती, या फिर लेंथ में कोई चेंज आता, सॉरी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने मोबाइल टावर आपको बताया था, मोबाइल टावर सीधा खड़ा होता है और बहुत सारी केबल्स लगी होती हैं, और जब एक कोई स्टॉर्म आता है, कुछ आंधी तूफान आता है, तो वो थोड़ा बहुत हिलता है, लेकिन वो गिरता नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सारी जितनी भी वायर्स और केबल्स लगी हुई हैं वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड है, वो उन पूरा स्ट्रेस लगा रही है उसको सीधा खड़ा रखने के लिए। तो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जब भी आप कंपाउंड मूवमेंट करते हो, स्क्वाट डेडलिफ्ट करते हो, तो उसके अंदर जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारे जितने कोर मसल हैं, कोई भी हम मूवमेंट करते हैं वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट रहती है हमारे वर्टेब्रे कॉलम को जकड़ के रखने के लिए। तो समझो अगर मैंने कोई वेट उठाया हुआ है और हल्का सा मैं पीछे की तरफ टिल्ट होता हूं तो मेरी रेक्टस एब्डोमिनस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर मैं हल्का सा आगे से टिल्ट होता हूं तो मेरी पूरी रेक्टस स्पाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। थोड़ा साइड में जाता हूं तो मेरा इस साइड का एक्सटर्नल ऑब्लिक एकदम एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ये सारी के सारी कोर मसल हमारी आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं हमारे पूरी बॉडी को इरेक्ट रखने के लिए, ठीक है। एक थर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोकाइनेटिक। अब आइसोकाइनेटिक का क्या मतलब होता है, देखो आइसोकाइनेटिक को हम बहुत ज्यादा नहीं बताते, इसके ऊपर पीछे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है, काइनेटिक वर्ड पकड़ लो, एक मूवमेंट। काइनेटिक मतलब एक रिदमिक पैटर्न, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल स्पिन बाइक करते हो, ठीक है, स्पिन बाइक चला रहे हो, कंटिन्यूअस मोशन हो रहा है, आप कोई भी जिम की मशीन यूज कर रहे हो, लैट पुल डाउन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें कंटिन्यूअस मोशन होता है, ठीक है, तो इसको हम आइसोकाइनेटिक बोलते हैं। इसको रीहैब की या फिर आइसोकाइनेटिक को बहुत प्राइमरली हम क्लिनिकल स्टडीज में यूज करते हैं। आपके बहुत सारी मशीन्स होती हैं जो रीहैब, जिससे को किसी की मसल इंजरी होती है, जब उसको रिहेबिलिटेशन में जाना होता है तो उसके अंदर आइसोकाइनेटिक स्पेशल मशीन्स होती हैं जो आइसोकाइनेटिक मूवमेंट को प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपकी मसल्स की रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये इमेजेस आपको दिख रही है, दिस इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया था मोटिवेशन कोट में, हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे आपने एक डंबल पकड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट, नो मूवमेंट, ठीक है, दिस इज आइसोमेट्रिक। याद रखना आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आपकी कोई मूवमेंट नहीं होती, ना कोई वेट मूव करता, ना कोई आपकी मसल की लेंथ में कोई चेंज आता, ठीक है, लेकिन फिर भी फोर्स जनरेट होती है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जब मसल की लेंथ छोटी होती है, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ योर एल्बो या फ्लेक्शन ऑफ योर हिप जॉइंट, जब मसल की लेंथ छोटी होती है प्राइमरी मूवर की, ठीक है। और थर्ड इसेंट्रिक, इसेंट्रिक में आपका क्या होता है, जब आपका अंडर स्ट्रेस मसल की लेंथ लंबी होती है और आपकी जो मसल है वो फोर्स को रेजिस्ट करती है। चलो
अब हम बात करते हैं फास्ट आपके सर्टेन फाइबर्स होते हैं आपकी जो मैं आपको मस्कुलर फाइबर एक कंप्लीट मसल जो मस्कुलर सिस्टम में आपको बताया था, जो आप एग्जांपल हम लेते हैं बाइसेप्स ब्रेकिया है किसी भी मसल का, तो जो मसल बेली होती है पूरी मसल होती है, उसमें प्राइमरली 3 तरीके के आपके फाइबर्स होते हैं। अब ये 3 तरीके के फाइबर्स क्या होते हैं? देख आपने देखा है कि नॉर्मली आपके स्प्रिंटर्स भी होते हैं, आपके मैराथन रनर्स भी होते हैं, आपके बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं। डोंट यू थिंक उनकी सबकी बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है? डेफिनेटली उनके ट्रेनिंग स्टिमुलस अलग होता है, उनके ट्रेनिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, पर हर किसी की बॉडी में थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा। उनकी फोर्स प्रोडक्शन, उनकी एंड्योरेंस आपको कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगी। तो ह्यूमन बॉडी में याद रखना आपके बेसिकली प्राइमरली 3 तरीके के फाइबर्स होते हैं, जिनको हम फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच बोलते हैं। ट्विच का मतलब क्या होता है? प्राइमरली कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। तो जिसको हम प्राइमरली टाइप 1 फाइबर्स भी बोलते हैं, टाइप 2A और टाइप 2B बोलते हैं। 3 तरीके के फाइबर है आपके, ठीक है। आपका सबसे पहले मैं टाइप 1 और टाइप 2B की बात करूंगा, उसके बाद हम टाइप 2BA में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझो फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच होता है। आपका स्लो ट्विच होता है जो बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत कम फोर्स जनरेट करता है, लेकिन रेजिस्टेंस होता है उसमें होती है फटीग, मतलब इतना जल्दी वो थकता नहीं है। और फास्ट ट्विच क्या होता है? बहुत जल्दी बहुत सारी फोर्स प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है। और जो आपका इंटरमीडिएट फाइबर है, जिसमें टाइप 2A बोलते हैं, वो क्या करता है? बेसिकली उन दोनों के हाइब्रिड होता है। उसमें उसकी प्रॉपर्टी टाइप 1 की भी प्रॉपर्टी होती है, टाइप 2 की प्रॉपर्टी होती है, वो हाइब्रिड होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम टाइप 1A पे चलते हैं, जिसको स्लो ट्विच बोलते हैं। टाइप 1A जस्ट टाइप 1 फाइबर, ठीक है, जिसको हम स्लो ट्विच बोलते हैं। अब देखो स्लो ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं? अगर समझो आपकी पूरी एक मसल है, ठीक है। मसल्स में मैंने आपको बताया था, उसमें फेसिकल होता है, फेसिकल के अंदर फाइबर्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं। तो जितने आपके मायोफिब्रिल्स होते हैं, फेसिकल्स होते हैं, जितने भी छोटे छोटे आपके मायोफिब्रिल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जेनेटिक फैक्टर भी होता है, ठीक है, और आपके ट्रेनिंग स्टिमुलस पे भी डिपेंड करता है। याद रखो हर किसी की बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में उनकी जो रेशियो होती है वो अलग अलग होती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्लो ट्विच फाइबर होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर के अंदर आपका बेसिकली वो बिल्कुल रेड कलर होते हैं, बिल्कुल लाल रंग उनका होता है। अगर आप उनको डाइसेक्ट करके देखेंगे, लाल कलर क्यों होता है, रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज किस चीज को बोलते हैं भैया? कैपिलरीज का मतलब क्या होता है? जब मैं आपको आपका दिल होता है, दिल में से आपकी आर्टरीज निकलती हैं, जो सिस्टेमिक सर्किट में आपका पूरा बॉडी के अंदर ब्लड को ले जाते हैं, ठीक है। अब समझो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कैपिलरीज को समझने के लिए, कि बहुत बड़ी आपकी रिवर है, ठीक है। रिवर किसी सिटी में से अगर गुजर रही है, तो सिटी में एक रिवर का छोटा सा पार्ट कट के चला जाएगा, और सेक्टर्स में, कॉलोनीज में और छोटे छोटे पार्ट रिवर के कट के चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जो बड़ी आर्टरी होती है उससे और छोटी छोटी आर्टरीज निकल जाती हैं, उससे और छोटी छोटी आर्टरीज निकल जाती हैं, और सबसे लास्ट में आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। जो भी किसी को आपने देखा फ्लश करते हुए या फिर ब्लश करते हुए उनके गाल लाल हो जाते हैं, वो ध्यान से देखोगे उनकी बहुत पतली पतली सी लाल लाल सी आपको ब्लड कैपिलरीज दिखेंगी। उनको बोलते हैं, बहुत फाइन सी, बहुत फाइन होती है, बहुत छोटी होती है, अराउंड 1 मिलीमीटर उनका डायमीटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके स्लो ट्विच फाइबर में ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इससे पावर हाउस। अब माइटोकॉन्ड्रिया को मैं एनर्जी सिस्टम वाले दिन आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बात करना बहुत जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं होता, आपका एटीपी, मैक्सिमम एटीपी जनरेशन करता है उसके अंदर। आपकी क्रैब साइकिल भी काम करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी काम करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तभी उसको पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें आपका ग्लाइकोजन स्टोर्स भी होते हैं। आपके स्लो ट्विच फाइबर में फैट के थ्रू भी होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। पर आपके केस में आपको यही समझना है, दे आर ब्राइट रेड इन कलर, ठीक है, एंड दे आर रेजिस्टेंट टू फटीग, मतलब वो नहीं थकते इतनी आसानी से, स्लो ट्विच फाइबर। और तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या होती है? वो बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मैराथन रनर। अब मैराथन रनर क्या करता है? आपने देखा मैराथन वाला क्या करता है? बहुत तेजी से नहीं भाग सकता, लेकिन वो बहुत लंबा भाग सकता है। तो जो बंदा मैराथन रनर है, उसकी बॉडी जब वो ट्रेनिंग स्टिमुलस होता है जेनेटिकली, उसकी बॉडी में स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। याद करो, याद मैंने शायद आपको बताया नहीं है, लेकिन जब ह्यूमन बॉडी, जब आपका मोटर यूनिट एंगेजमेंट होती है, जब आपका सीएनएस न्यूरॉन के थ्रू आपकी मोटर यूनिट को एंगेज करता है, वो सबसे पहले व्हाटएवर टास्क यू परफॉर्मिंग, वो स्लो ट्विच फाइबर को एंगेज करता है, एक्टिवेट करता है काम करने के लिए, ठीक है।
अब हम चलते हैं फास्ट ट्विच। अभी मैं इंटरमीडिएट फाइबर की बात नहीं कर रहा हूँ, फास्ट ट्विच की बात कर रहा हूँ। जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो ऑलमोस्ट वाइट, पिंकिश वाइट कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, ठीक है। और उनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं बहुत जल्दी। मतलब समझो, जो आपके पावर लिफ्टर जब 1 या 2 रैप मैक्स कर रहे हो, 3 रैप मैक्स कर रहे हो, जब बहुत ज्यादा हैवी लोड उठा रहे हो, तो उसमें आपके फास्ट ट्विच फाइबर काम करते हैं, जो लास्ट वाले हैं, जिसको हम टाइप 2 बी भी बोलते हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। तो मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी फटीग, दे आर आई मीन बहुत जल्दी उनमें थकान आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका एग्जांपल क्या हो गया, आपके बॉडी बिल्डर्स, ठीक है, आपके पावर लिफ्टर। बॉडी बिल्डर्स नॉट एग्जैक्टली, पावर लिफ्टर टू बी प्रिसाइज। जो पावर लिफ्टर आपने देखा है वो बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर देते हैं बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो वो प्राइमरली आपके टाइप 2 बी फास्ट ट्विच फाइबर से अपना ज्यादातर काम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके टाइप 2 ए, जिसको हम इंटरमीडिएट या हाइब्रिड फाइबर बोलते हैं, और कुछ केसेस में इनको टाइप 2 एक्स फाइबर भी बोलते हैं बहुत सारी बुक्स में। तो इसको हमें समझना कैसे है, बेसिकली ये इंटरमीडिएट फाइबर होते हैं, इसमें दोनों की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू स्लो ट्विच ये थोड़े फास्ट होते हैं, ठीक है, ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, फटीग लेवल उनके मुकाबले थोड़ा कम होता है, ठीक है। और एज कंपेयर टू फास्ट ट्विच ये कम फोर्स जनरेट करते हैं, मतलब दोनों के बीच के होते हैं, ना बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट करते, ना बहुत ज्यादा जल्दी थकते, ठीक है। दोनों की बीच की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये बीच की प्रॉपर्टी होने का फायदा क्या है, देखो, अब आता है ट्रेनिंग स्टिमुलस। अगर एक मैराथन वाला बंदा डिसाइड करता है कि मुझे पावर लिफ्टर बनना है, तो ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल, मैराथन वाला पावर लिफ्टर कभी नहीं बन सकता, डेफिनेटली वो बन सकता है, लेकिन उसको टाइम लगेगा, उसका ट्रेनिंग स्टिमुलस वो चेंज करेगा, इट्स गोना टेक हिम एटलीस्ट 4 to 5 years, लेकिन वो हो सकता है। तो अगर एक मैराथन वाला बंदा डिसाइड, उसमें इंटरमीडिएट फाइबर आपके ट्रेनिंग स्टिमुलस के हिसाब से, अगर आप मैराथन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो जो इंटरमीडिएट फाइबर है वो आपको सपोर्ट करने लगेगा स्लो ट्विच फाइबर को, ठीक है। तो आपकी बॉडी में वो पूरा अपने आप को अडेप्ट कर लेगा स्लो ट्विच फाइबर की तरह। इसी तरीके से अगर आप पावर लिफ्टर हैं, पावर लिफ्टर में जो आपके हाइब्रिड फाइबर है, इंटरमीडिएट फाइबर है, वो सपोर्ट करने लगेंगे आपके फास्ट ट्विच फाइबर को, ठीक है। तो आपके ट्रेनिंग स्टिमुलस के हिसाब से होता है। तो जो बंदा अपने जैसी ट्रेनिंग स्टिमुलस को चूज करता है, अगर मैराथन वाला पावर लिफ्टर बनने की सोचेगा, तो धीरे धीरे विद द ट्रेनिंग उसके जो इंटरमीडिएट फाइबर है उसके फास्ट ट्विच को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अगर एक पावर लिफ्टर आपका मैराथन भागने की कोशिश ट्राई करता है, तो उसके जो फास्ट ट्विच फाइबर है उसको सपोर्ट करने लगेंगे उसके स्लो ट्विच फाइबर को, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ह्यूमन, जो आपके मस्कुलर सिस्टम में स्लो एंड फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। याद रखो, ह्यूमन बॉडी में देयर आर सर्टेन पोस्चरल मसल। पोस्चरल मसल्स किसको हम बोलते हैं, देखो, अगर मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, स्टिल आई एम स्टैंडिंग इरेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बहुत सारी मसल आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड है। लेकिन कभी आपने फील किया है कि आपकी खड़े खड़े आपको जैसे हाथ में ग्लास पकड़ा, तो आपकी डेल्टोइड या बाइसेप्स ब्रेकिया, ये मसल तो बहुत जल्दी टायर्ड फील करती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी पोस्चरल मसल, जो आपकी बैक की मसल्स हैं, आपकी कोर की मसल हैं, आपके हिप फ्लेक्सर, हिप एक्सटेंसर्स हैं, तो ये इतनी जल्दी फटीग फील नहीं करती, लेग मसल इतनी जल्दी फटीग फील नहीं करती। उसके पीछे रीजन यही होता है कि ये बेसिकली ज्यादातर इसमें जो उसकी रेशियो होती है वो स्लो ट्विच फाइबर्स की होती है, और जो आपके बाइसेप्स हो गया, आपके डेल्टोइड हो गया, इनके अंदर ज्यादातर रेशियो आपकी फास्ट ट्विच फाइबर्स की होती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, स्लो ट्विच फाइबर क्या हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा पर बहुत दूरी तक जा सकता है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन कर रहा है। दूसरा, जिसको फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव भी बोलते हैं, देखो, फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव का मतलब यही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये एक इंटरमीडिएट फाइबर के रेशियो में होता है। इसमें देख रहे हो फटीग, इसमें बहुत कम फटीग आएगी, और ये फटीग इसके अंदर इंटरमीडिएट फटीग आएगी, और इसमें मैक्सिमम फटीग आएगी। तो टाइप 2A, टाइप 1 स्लो ट्विच, टाइप 2A जिसको इंटरमीडिएट या फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव भी बोल देते हैं, और लास्ट आता है शॉर्ट स्प्रिंट टाइप 2B जिसको फास्ट ट्विच ग्लाइकोलिटिक होते हैं। अब ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जब मैं आपको एनर्जी सिस्टम बताऊंगा तब आपको डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। अब इन दोनों फाइबर्स की आप पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को समझ लो। फास्ट ट्विच फाइबर टाइप 2 और ये स्लो ट्विच फाइबर टाइप 1। कॉन्ट्रैक्ट क्विकली, मतलब बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैक्सिमम फोर्स जनरेट करते हैं। दूसरा, गिव शार्प पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब शार्प पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पावर लिफ्टर आपका 150-200 किलो अपने क्लीन मारता है, क्लीन एंड जर्क मारता है, पुश प्रेस मारता है, ठीक है। तो वो प्राइमरली आपका फास्ट ट्विच फाइबर्स को यूज कर रहा है।
ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते। देखो ऑक्सीजन को यूज करने से और ना करने से क्या होता है, अगेन एनर्जी सिस्टम में आपको डिटेल में पता चलेगा, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली क्या होता है, ये अगर ऑक्सीजन को यूज नहीं करते तो वो आपका एनारोबिक होता है। एनारोबिक में क्या होता है, आपकी कम एटीपी प्रोड्यूस होती है लेकिन फोर्स ज्यादा जनरेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, बहुत जल्दी फटीग लेवल आ जाता है। दूसरा है सुटेड टू एक्टिविटीज विद बर्स्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। बेस्ट सुटेबल फॉर एक्टिविटीज जिसमें आपका सर्टेन बर्स्ट ऑफ पावर स्ट्रेंथ, तो मतलब जो आपकी बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, ये चीजें होती हैं उसमें बेस्ट सुटेड होते हैं। टायर क्विकली मतलब बहुत जल्दी फटीग आ जाती है। अब आता है स्लो ट्विच फाइबर जिसको टाइप 1 बोलते हैं, टेक लॉन्गर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब ये टाइप का ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं करता। याद रखो कोई भी मस्कुलर फाइबर जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी ज्यादा फोर्स जनरेट करेगा। ये कम फोर्स जनरेट कर सकते हैं, गिव लॉन्ग सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन लॉन्ग सस्टेन्ड मतलब लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट करते रह सकते हैं, ठीक है। नॉट एज पावरफुल, ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं करते। हैव अ गुड ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होती है इसीलिए इनका कलर रेड होता है। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर आती हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेके। सुटेबल टू एक्टिविटीज विच रिक्वायर लॉन्ग टर्म एनर्जी, मतलब जब आप ह्यूमन बॉडी को लंबे टाइम के लिए एनर्जी चाहिए, अगर समझो आपने कोई बंदा वॉक कर रहा है, देखो वॉक बंदा बहुत लंबे टाइम तक कर सकता है, बहुत जल्दी, मतलब ऐसा हार्डली कोई बंदा देखा होगा जो पैदल चलते चलते जिसको लगे नहीं अब मैं और आगे चल ही नहीं सकता। आपकी कोई भी एक्सरसाइज होती है जिम फ्लोर में, आपको लगता है आप सेट्स मार रहे हो, रेपिटेशन मार रहे हो, एक टाइम ऐसा होता है ऊपर नहीं और ज्यादा नहीं उठा सकते, लेकिन कभी भी आपको धीरे भागने में या पैदल चलने में ऐसी कोई सिचुएशन का फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हाइपरट्रॉफी के ऊपर। अब हाइपरट्रॉफी, एक सेकंड में चेक करता हूँ कैमरा चल रहा है बंद ना हो। ओके, इट्स वर्किंग। तो अभी हम चलते हैं हाइपरट्रॉफी के ऊपर। देखो हाइपरट्रॉफी बेसिकली 3 टर्म होते हैं, एक होती है हाइपरट्रॉफी, एक होता है हाइपरप्लेशिया, एक होता है एट्रॉफी। एक टर्म और होती है जिसको हम डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, बस सीपीटी कोर्स में डिस्ट्रॉफी नहीं होती, इससे बेसिकली मेडिकल कंडीशन। तो सबसे पहली चीज हम बात कर रहे हैं हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का साइज बढ़ जाना, ठीक है, चाहे वो ऑर्गन है, चाहे मसल है, सेल है, किसी भी चीज का। याद रखो, आपके इमेजिन करो फैट सेल्स होते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है, बहुत ज्यादा खाने लगते हो, आपका बेली एरिया का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। जगलिंग सेलुलाइट्स होते हैं, जगलिंग फैट होता है आपके, बेसिकली फैट सेल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मसल्स की। तो याद रखो जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, आप किसी भी तरीके का वर्कआउट शुरू करते हो अपनी बॉडी बिल्डिंग में, प्राइमरली इन द बॉडी बिल्डिंग, तो आपकी मसल धीरे धीरे करके उनका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। शुरुआत में बंदों की, बार बार बाइसेप्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद होती है और बाइसेप्स को लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली अब ये क्या कर रहे हैं, बाइसेप्स का साइज पहले क्या होता है 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 15, 18 इस तरीके से साइज बढ़ता है। इट मींस बाइसेप्स की हाइपरट्रॉफी हो रही है, मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। याद रखो बाइसेप्स नहीं, किसी भी चीज का अगर साइज बढ़ता है ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो कैंसर सेल है, चाहे वो ऑर्गन है, चाहे फैट सेल्स है, कुछ भी है, इट मींस उसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। हाइपरट्रॉफी और एक टर्म होती है इसको बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या होता है, इमेजिन, अब मैं मस्कुलर सिस्टम की बात करूं, एक पूरी मसल है आपकी जिसमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। इमेजिन एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं, इमेजिन देयर इज 100 मायोफिब्रिल्स, ठीक है। इससे हाइपोथेटिकल फिगर एक्चुअल में नहीं होते ऐसे, इससे तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो 100 है, तो 100 का जब साइज बढ़ेगा तो मसल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, उसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, उसका साइज बढ़ेगा बट उसके अंदर जो नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स हैं, अगर 100 है तो वो 120, 130, 140, मतलब उनके नंबर भी बढ़ेंगे। हाइपरट्रॉफी में कभी भी नंबर नहीं बढ़ते, सिर्फ साइज बढ़ता है। हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, उनके नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। तो जैसे ही कोई लड़का या लड़की होते हैं, वंस दे हिट प्यूबर्टी, उनकी हाइपरप्लेशिया नहीं होती, ठीक है। और तीसरी चीज किसको बोलते हैं, एट्रॉफी। अब एट्रॉफी क्या होता है, एट्रॉफी बेसिकली सिंपल सी बात है, हाइपरट्रॉफी का ऑपोजिट एट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब किसी भी चीज का साइज बढ़ना, एट्रॉफी का मतलब साइज रिड्यूस होना। इसको और अच्छे तरीके से समझो, बलून जब आप उसके अंदर हवा डालते हो तो उसका साइज बढ़ता है, इट मींस बलून की हाइपरट्रॉफी हो रही है। और जब उसको छोड़ देते हो तो साइज छोटा होता है, हवा निकलती जाती है, इट मींस उसकी एट्रॉफी हो रही है। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं हाइपरट्रॉफी के ऊपर। ये आपको समझ आ गया, दिस इज अ हेल्दी सेल। हाइपरट्रॉफी का क्या हुआ, सेल का साइज बड़ा हो गया, और हाइपरप्लेशिया में क्या हुआ, साइज के सेल्स के नंबर बढ़ गए, इंक्रीज इन द सेल नंबर, और हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज इन द सेल साइज, ठीक है। अब बेसिकली हम हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं, किस तरीके की हाइपरट्रॉफी होती है। देखो हाइपरट्रॉफी प्राइमरली आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है मायोफिब्रिल, एक होती है सार्कोप्लाज्मिक।
अब सार्कोप्लाज्मिक और मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या होता है, इसको समझने का सिंपल सा तरीका है। मायोफिब्रिल तो आपको पता होगा, जो आपके फाइबर्स होते हैं। अब जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो उसमें प्राइमरली क्या होता है, आपकी मायोफिब्रिल ज्यादा हाइपरट्रॉफी होती है। अब इसको समझने का सिंपल सा लॉजिक यही है, समझो आपका एक मोटर, मोटर का मतलब जो आपकी किसी भी चीज को रन कर रही है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, और एक उसके साथ में बैटरी है, ठीक है, बैटरी के थ्रू उस मोटर को चला रहे हो आप। अभी हम बात करते हैं मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी। मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, बैटरी का साइज ज्यादा नहीं बढ़ता, पर उस मोटर का साइज बढ़ जाता है, और मोटर का साइज जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतनी ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकती है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक में क्या होता है, मोटर का साइज ज्यादा नहीं बढ़ता, पर बैटरी का साइज बढ़ जाता है। मोटर ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर सकती, लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक चल सकती है, ठीक है। तो अब दोबारा से हम समझते हैं, मायोफिब्रिल के अंदर आपको एग्जांपल दिख रहा है, दिस इज मस्कुलर फाइबर, इनिशियल स्टेज ऑफ द मसल, मतलब दिस इज ए नॉर्मल स्टेज, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, आपका साइज बढ़ना, चाहे वो सार्कोप्लाज्मिक है चाहे वो मायोफिब्रिल है। तो सबसे पहले हमारा नॉर्मल क्या हो रहा है, मायोफिब्रिल, दिस इज अ नॉर्मल सेल। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, अभी क्या होता है, सार्कोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म एक टर्म होती है, सार्कोप्लाज्म होता है एक, समझो ये आपका पूरा एक मायोफिब्रिल है, ठीक है। तो दीज आर योर मस्कुलर फाइबर, और ये जो आसपास का एरिया है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक समझो एक जेली बेस्ड एक आउटर लेयर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी, जिसमें ऑर्गेनेल होता है, ऑर्गेनेल के अंदर आपका ऑर्गेनेल कुछ नहीं होता, समझो फ्यूल टैंक, यहाँ पे आपका बहुत सारा आपका फ्यूल टैंक आ जाते हैं, ठीक है, ताकि आप लंबे समय तक बिना थके एक्सरसाइज करते रहो। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी पे काम कर रहे हैं, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया आपकी मैक्सिमम 8 एटीपी जनरेट करता है। तो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में बेसिकली क्या होता है, आपका मसल का साइज तो बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलप इसमें नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो आपकी बेसिकली क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, जो आपके एक्चुअल, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसके साइज में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो उसकी बैटरी है, जो उसको एनर्जी सप्लाई करेगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। अब मैं मोटर को और बैटरी को, अगर बैटरी का साइज बढ़ रहा है, मोटर उतनी है, और उसको मैं एक पैकेट में डाल दूं, तो साइज तो दोनों का उतना ही लगेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी मसल का साइज तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें जो एक्चुअल काम करते हैं, जो मायोफिब्रिल, जो मैक्सिमम फोर्स जनरेट करते हैं, वो उनका साइज इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब आता है मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी। अब मायोफिब्रिल का मतलब क्या होता है, अगेन इसके अंदर क्या हो रहा है, जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है उसका साइज बढ़ रहा है। इसमें देख रहे हो, जो मायोफिब्रिल्स हैं उनका इसमें साइज बढ़ रहा है। अभी नंबर खैर नहीं बढ़ते, हाइपोप्लेशिया इतनी आसानी से नहीं होता, बट इसमें इनका साइज बढ़ रहा है। तो मायोफिब्रिल के अंदर क्या होता है, ये आपकी जो मायोफिब्रिल्स हैं, जो उसमें सार्कोमियर हैं, जो बिल्कुल डीप लेवल पे आपके सार्कोमियर्स होते हैं, उनका साइज बढ़ता है, ठीक है। और आपकी मसल जो एक्चुअल में काम करती है, अगर फोर्स जनरेट करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गई, इसेंट्रिक हो गई, तो एक्चुअल जो फोर्स जनरेट करती है मायोफिब्रिल, उनका साइज बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपका सार्कोप्लाज्मिक हो और हाइपरट्रॉफी मायोफिब्रिल ना हो, या मायोफिब्रिल हो सार्कोप्लाज्मिक ना हो, दोनों ये हैंड इन हैंड चलते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आप मायोफिब्रिल के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सार्कोप्लाज्मिक ना बढ़े, इसका भी बढ़ेगा, बट इसकी रेशियो ज्यादा होगी, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक के लिए ट्रेन कर रहे हो, तब भी मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी आपकी होगी, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, इनका जो रेशियो है वो चेंज होता है ट्रेनिंग स्टिमुलस के हिसाब से। क्लियर है, तो ये बेसिकली हो गई। अभी एक चीज और समझो, आपकी हाइपरट्रॉफी होती क्यों है, आई मीन जब आप वेट उठाते हो, कुछ भी करते हो, आपकी हाइपरट्रॉफी क्यों होती है, इसको देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। आपका हार्मोनल रिस्पांस भी होता है, और आपके मायोसैटेलाइट सेल्स होते हैं। सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं, देखो प्राइमरली आपके सैटेलाइट सेल ही होते हैं जो आपकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी देते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट सेल का, आपके सीपीटी कोर्स में नहीं है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप समझ लो। सैटेलाइट सेल बेसिकली क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में जब आपकी ह्यूमन बॉडी किसी स्ट्रेस में नहीं है, स्ट्रेस इन द सेंस फिजिकल स्ट्रेस, जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, वो डोर्मेंट पड़े रहते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, वो नॉर्मली ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कोई वेट ट्रेनिंग करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, वजन उठाते हो, तो आपके जो फाइबर मस्कुलर फाइबर होते हैं, बहुत माइन्यूट लेवल पे आपके बिल्कुल ट्रॉमा, मतलब टूट जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे ही उनके अंदर थोड़ा ट्रॉमा आता है, वो टूटते हैं एक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट,
तो आपके सैटेलाइट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट सेल्स क्या करते हैं, उनको उस पर्टिकुलर ट्रॉमा को रिपेयर करते हैं, ठीक है। उनके अपने आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, आपके मायोब्लास्ट करके भी सेल्स होते हैं। मतलब आप ये समझो, जो भी आपकी हाइपरट्रॉफी होती है, ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है, आपके सैटेलाइट सेल्स, मायोसैटेलाइट सेल्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी के लिए। और अगर किसी के बॉडी में सैटेलाइट सेल्स, वैसे नॉर्मली तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन अगर क्लिनिकल रिसर्च में क्या किया गया है उसको जानने के लिए मायोसेल जो आपके सैटेलाइट सेल्स हैं उनको कहीं ना कहीं ब्लास्ट कर दिया गया थ्रू द डिफरेंट रेज, तो उसकी हाइपरट्रॉफी या मसल रिपेयर नहीं हो पाई। तो याद रखो, जो हाइपरट्रॉफी है, जो आपकी मस्कुलर रिपेयर है, जो अडेप्टेशन होती है, जो अगेंस्ट रेजिस्टेंस, उसके लिए जो सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है वो सैटेलाइट सेल्स होते हैं, और ये सैटेलाइट सेल्स ही आपकी मसल्स को रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट सैटेलाइट सेल के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, अदरवाइज 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, बट इट्स माय फेवरेट टॉपिक, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको रेसिप्रोकल इनहिबिशन के बारे में बता दिया था। अगर आपके एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसके ऑपोजिट एंटागोनिस्ट हमेशा रिलैक्स होगी, आपका ब्रेन उसको रिलैक्स करेगा। चलो आज का इतना लेक्चर, थैंक यू।